Good morning to all. Myself, निधि। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोसोम मॉडल न्यूक्लियोसोम मॉडल ये यूपी बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है। न्यूक्लियोसोम को हम डीएनए, पैकेजिंग, भी कह सकते हैं। डीएनए पैकेजिंग, जिसमें पैकिंग का मतलब आपको पता ही है। हम किसी भी चीज को जब एक पास में एकत्र करके उसे क्या करते हैं, पैक करते हैं। उसी तरह से जो हमारी सेल्स में जो डीएनए होता है वो पैकिंग के रूप में होता है, और उस पैकिंग को ही हम गुणसूत्र भी कहते हैं या क्रोमोसोम कहते हैं। उन क्रोमोसोम से डीएनए के छोटे छोटे से सूत्र खुलते चले जाते हैं। जब वो खुलते चले जाएंगे तब वे न्यूक्लियोसोम कहलाएंगे। डीएनए अणु में दो क्षार युग्म के बीच की दूरी 0.34 नैनोमीटर होती है। क्यों? क्योंकि जो 10 के बीच की दूरी अगर 34 है तो 1 के बीच की दूरी 0.34 हो जाएगी। यदि एक स्तनधारी कोशिका में एक डीएनए द्विकुंडलिनी की लंबाई 6.6 गुणे 10⁹ क्षार युग्म हो, यानी इतने उसमें बेस पाए जाएं, एडेनिन, थायमीन, साइटोसिन और ग्वानिन। कितने? 6.6 गुणे 10⁹ तो डीएनए की कुल लंबाई कितनी होगी? 2.2 मीटर, यानी 2.2 मीटर लंबे डीएनए में 6.6 गुणे 10⁹ न्यूक्लियोटाइड बेस पाए जाएंगे। एडेनिन, ग्वानिन, थायमीन एंड साइटोसिन। 2.2 मीटर के डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, थायमीन, साइटोसिन की कुल मात्रा कितनी होगी? 6.6 गुणे 10⁹ तो यह लंबाई न्यूक्लियस की कुल लंबाई चौड़ाई से बहुत अधिक होती है। क्यों? क्योंकि जो कोशिका है उसके अंदर डीएनए कहाँ पाया जा रहा है? न्यूक्लियस के भीतर। यह आपकी सेल में और भी चीजें होती हैं, लेकिन सब पावर हाउस जो होता है, जो आपका मेन हेडक्वार्टर है, वो है न्यूक्लियस। और कहा बताया जाता है कि न्यूक्लियस की कुल लंबाई और चौड़ाई इस लंबाई से बहुत ही कम हुई। 2.2 मीटर आप समझिए, 1 मीटर में लगभग 38.8 इंच होते हैं, जो मेरे बोर्ड से भी बड़े हैं।
तो सोचिए उस छोटी सी कोशिका के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर इतना बड़ा डीएनए कैसे आ सकता है। यही विचार करने वाला पॉइंट है। 2.2 मीटर लंबा डीएनए किसी सेल में कैसे आएगा? पैकिंग के थ्रू। ये डीएनए पैकिंग के थ्रू जब वो पैक हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, सघन हो जाएगा और इकट्ठा हो जाएगा बहुत घना घना, तब वो उस न्यूक्लियस के अंदर समाहित हो सकता है, जिसमें कितने बेस हैं? 6.6 गुणे 9 10 की पावर 9। इसी प्रकार अगर हम किसी बैक्टीरिया की बात करते हैं तो उसमें भी डीएनए की कुल लंबाई 1.36 नैनोमीटर होती है, जो कोशिका में नहीं आ सकती। अब प्रश्न उठता है कि इतने लंबे डीएनए के बहुलक पॉलीमर किस प्रकार छोटे से न्यूक्लियस में फिट हो जाते हैं। यही विचार मॉरिस विल्किंस को 1960 में तथा एडा और ऑलिंस को 1974 में आया कि इतना बड़ा डीएनए इस छोटे से न्यूक्लियस में किस प्रकार आता होगा। तो इन्होंने यूकैरियोटिक सेल में डीएनए अणु के पोलराइज्ड अणु को देखा, जिसमें हिस्टोन प्रोटीन पाई जा रही थी। ये आपकी हैं न्यूक्लियोसोम की हिस्टोन प्रोटीन, और यही हिस्टोन प्रोटीन बिल्कुल मोती की माला की तरह उन्हें डीएनए में दिखाई दे रही थी कि एक ऐसा कोई भी चेन या सूत्र है जिसके ऊपर मोती की माला के जैसे हिस्टोन प्रोटीन लगे हुए हैं। इसी को मणिकाबद्ध संरचना या स्ट्रिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो उन्हें इस तरह से ये स्ट्रक्चर दिखाई दिया, किसे? मॉरिस और विल्किंस को 1960 में, एडा और ऑलिंस को 1974 में। बाद में क्विडेट ने 1975 में इन स्ट्रक्चर्स को देखा और उसे नाम दिया न्यूक्लियोसोम। क्या नाम दिया क्विडेट ने? न्यूक्लियोसोम। इस न्यूक्लियोसोम में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती हैं, जो कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की, जिसका साइज होता है 10 एंगस्ट्रॉम। ये डाइमर अणु हैं, यानी 2 पाए जाएंगे इसमें, और ये टेट्रामर अणु है जिसमें 4 अणु पाए जाएंगे। जो डाइमर होंगे उसकी पहली प्रोटीन है H2A। ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में और 1 वर्ड्स में बहुत बार पूछा गया है। न्यूक्लियोसोम की हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए की हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए पैकेजिंग की हिस्टोन प्रोटीन, या क्विडिट ने जो देखा था मणिकाबद्ध संरचना, उसमें जो दाने जैसी संरचना थी वो जो थी वो कितने प्रकार की थी और उनके नाम बताइए। तो जो डाइमर अणु थे H2A, दूसरा था H2B। टेट्रामर अणु के में 2 अणु थे, H3 और H4 के 2 अणु पाए जाते थे। तो इस प्रकार इसमें जो H1 अणु है वो इसी के साथ ऐड होते हैं, H1, H3, H4 और H2A और H2B।
इनके आगे 2 इसलिए लगा है क्योंकि ये टेट्रामर अणु हैं और इनमें 4 प्रोटीन पाई जा रही हैं। इस प्रकार न्यूक्लियोसोम में 5 प्रकार की प्रोटीन होती हैं, H2A, H2B, H1, H3 एंड H4। ये आपको याद रखना है। अब इन्हीं को कॉर्नबर्ग और थॉमस ने 1974 में एक परिकल्पना के रूप में प्रस्तुत किया। इस परिकल्पना को नाम दिया गया न्यूक्लियोसोम परिकल्पना। परिकल्पना के अनुसार न्यूक्लियो प्रोटीन के जो तंतु हैं, फिलामेंट हैं, वो मोती की माला के समान दिखाई दे रहे हैं। किस प्रकार? मोती की माला के समान, जिसमें बीच में धागा दिख रहा है और ऊपर मोती चिपके हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी तक इनके दिमाग में ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये डीएनए जो पैकेजिंग है वो किस प्रकार हो रही है और केंद्रक के अंदर इतना बड़ा डीएनए किस प्रकार आ जाता है। अब इन सभी साइंटिस्ट ने इन पर रिसर्च करना शुरू किया कि ये जो माला है, ये मोती हैं, क्या क्या हैं। अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम। अभी तो इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो पाया है कि न्यूक्लियोसोम ये वर्ड कहाँ से आया, डीएनए पैकेजिंग, या इतना बड़ा डीएनए किस प्रकार न्यूक्लियस में आता है। न्यूक्लियोसोम परिकल्पना के बारे में, न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहले एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है ब्रैडबरी। ब्रैडबरी ने 1981 में न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर को विस्तार से बताया। इनके अकॉर्डिंग प्रत्येक न्यूक्लियोसोम में डिस्क शेप एक कण होता है जिसका व्यास होता है 11 nm, लंबाई हुई 6 nm। डिस्क शेप एक स्ट्रक्चर है। प्रत्येक न्यूक्लियोसोम में क्षारीय प्रोटीन के कुल 8 अणु पाए जाते हैं जो कोर पार्टिकल के रूप में होते हैं। इसे ही अष्टक प्रोटीन या हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। इसके ऊपर ही डीएनए लिपटा रहता है। इसी के ऊपर डीएनए लिपटा होता है। किसके ऊपर? हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर। ब्रैडबरी ने नेक्स्ट कमेंट बताया कि कोर पार्टिकल जो होते हैं वो क्षारीय प्रोटीन यानी हिस्टोन के 8 अणु होते हैं, जिसे हिस्टोन अष्टक भी कहते हैं। हिस्टोन प्रोटीन या पार्टिकल या अष्टक। इसमें बने क्रोड कण में 2 डाइमर होते हैं और 1 टेट्रामर होता है, जैसा कि अभी हमने पहले डायग्राम में दिखाया था आपको। टेट्रामर में H3 H4 के 2 अणु 2 मॉलिक्यूल्स जो मध्य भाग बनाते हैं। इनके दोनों ओर एक डाइमर होता है। इन डाइमर को H2A और H2B कहा जाता है। डीएनए हेलिक्स प्रत्येक प्रोटीन क्रोड कण के चारों ओर डीएनए हेलिक्स को लिपटाए रहता है, जिसमें लगभग 200 क्षार होते हैं यानी बेस। इसमें लगभग 160 न्यूक्लियोटाइड होंगे।
जैसा कि आपको पता है कि एक न्यूक्लियोटाइड शुगर, फॉस्फेट प्लस बेस से मिलकर बना होता है। यह है आपका एक न्यूक्लियोटाइड। तो कितने न्यूक्लियोटाइड है न्यूक्लियोसोम में? 160। H1 प्रोटीन का एक और कण होता है जो दो न्यूक्लियोसोम को जोड़ने का एक लिंक की तरह काम करेगा, जिसे डीएनए योजक भी कहते हैं, लिंकर भी कहते हैं, कभी कभी लिंकर नाम से भी पूछा जाता है। यह न्यूक्लियोसोम के पैकेजिंग में बहुत मदद करता है। कौन सा? H1 लिंकर यानी H1 प्रोटीन। H1, H2B, H2A, H3, H4, ये हैं 5 प्रकार की प्रोटीन। कौन सी? हिस्टोन प्रोटीन, और इन्हीं के ऊपर डीएनए का फिलामेंट लिपटा हुआ पाया जाता है। ये है आपका न्यूक्लियोसोम मॉडल, जिसके ऊपर ब्रैडबरी ने 1981 में पूरी थ्योरी लिखी और इसका स्ट्रक्चर डिफाइन किया। अब हम इसी में आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियोसोम मॉडल या न्यूक्लियोसोम परिकल्पना, न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर के बाद डीएनए पैकिंग कैसे होती है। सुपर क्वाइलिंग ऑफ डीएनए या सुपर सोलेनाइड स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन या डीएनए पैकेजिंग, सबका मीनिंग एक ही है कि 2.2 मीटर का डीएनए पैकिंग करके ही अपने को न्यूक्लियस के भीतर स्टोर करके रख सकता है। क्लियर है? इसका जो फर्स्ट स्टेप है, आइए उसे जान लेते हैं। डीएनए अणु के पराकुंडलन यानी सुपर क्वाइलिंग को हिंदी में कहते हैं पराकुंडलन। सुपर क्वाइलिंग का प्रथम चरण अथवा 11 nm न्यूक्लियोप्रोटीन तंतु का बनना, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन। क्या क्या होता है इसमें? 11 नैनोमीटर वाले कोर पार्टिकल, के चारों ओर 20 एंगस्ट्रॉम वाला डीएनए लिपटने को ही फर्स्ट पैकेजिंग कहा जाता है।
जैसा कि आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा। तो 11 nm नैनोमीटर कोर पार्टिकल को 20 एंगस्ट्रॉम वाला डीएनए लिपटाना कहलाता है फर्स्ट पैकेजिंग। डीएनए सूत्र आपको दिख रहा है, ये ब्लू कलर का जो धागा सूत्र है वो डीएनए है, जो किसको लपेट रहा है, 11 नैनोमीटर के न्यूक्लियोसोम प्रोटीन को, जिसमें आपकी एक प्रोटीन है H1 और 4 प्रोटीन है में से है एक H2A, H2B, H3 एंड H4। उसी तरह से यहाँ पे देखिए H3, H4, H2A, H2B, और इनका जो लिंकर कहलाता है, जो योजक है, जो दोनों को जोड़ने वाला है, उसे कहते हैं H1 प्रोटीन। तो कुल 5 प्रोटीन है, जिसमें 4 प्रोटीन हमेशा साथ साथ रहेंगे, लिंकर बाद में सबको जोड़ता चलेगा। यहाँ पे देखिए सूत्र, इस तरह से ये सूत्र लंबा दिखाई देता है और मोती की माला की तरह दूर से देखने पर प्रतीत होता है। यहाँ पे भी देखिए 4 प्रोटीन के पार्टिकल्स हैं, फिर एक लिंकर है। तो ये फर्स्ट पैकेजिंग कंप्लीट होती है। फर्स्ट पैकेजिंग में डीएनए की जो लंबाई होती है वो 1/7 ही रह जाती है। क्यों? क्योंकि जो सूत्र है वो न्यूक्लियो प्रोटीन पर लिपट रहा है। 1/7 अर्थात 7 गुना डीएनए संघनित हो गया है इस तरह से। ठीक है, तो कितना रह जाएगा? 7 गुना या 1/7 ही लंबाई रह जाएगी। प्रथम पैकेजिंग के द्वारा क्रोमेटिन तंतु का जो व्यास होता है वो 11 nm हो जाता है, अतः इसे 11 nm न्यूक्लियो प्रोटीन भी कहते हैं। सेकंड है स्टेप सुपर कॉइलिंग। सुपर कॉइलिंग 11 नैनोमीटर क्रोमैटिन फाइबर के स्पाइरल यानी घूमते हुए, जिस तरह से सांप घूमा होता है, तो स्पाइरल कॉइलिंग द्वारा न्यूक्लियोसोम से 30 nm मोटी व क्रोमैटिन लेयर तैयार हो जाती है। जब बार बार ये 11 nm घूमेगा तो ये 30 nm नैनोमीटर क्रोमैटिन तैयार हो जाता है। इसके प्रत्येक कुंडलन में 6 न्यूक्लियोसोम आएंगे। जितनी बार कुंडलन कंप्लीट होगा उतनी बार में 6 आएंगे। इस प्रकार क्वाइल्ड क्रोमैटिन तंतु के सभी कुंडलन मिलकर सुपर क्वाइलिंग बनाते हैं, और इसमें क्रोमैटिन तंतु की लंबाई कितनी रह जाती है? 1/7, यानी और सघन होता चला जा रहा है। अब इसको डायग्रामेटिक देख लेते हैं। आइए देखते हैं सुपर क्वाइलिंग के सेकेंड स्टेप में किस तरह से सुपर क्वाइलिंग ऑफ डीएनए का सेकेंड स्टेप कंप्लीट होता है। यहाँ पर देखिए 2 nm का डीएनए, जब ये मूव हो जाएगा तो
इसमें न्यूक्लियोसोम प्रोटीन मणिकाबद्ध के रूप में मोती की माला की तरह दिखाई दे रही है और इसका आकार हो जाएगा 11 nm का। जब यही डीएनए के सूत्र न्यूक्लियोसोम को हिस्टोन प्रोटीन को लपेटते हैं तो ये 1/7 रह जाता है, यानी कुल डीएनए का 7 गुना, यानी पास पास और सघन हो गया। जब और सघन हो जाएगा तो इस तरह से डीएनए की प्लेट होंगी और इसमें न्यूक्लियोसोम मोती की माला यानी जो न्यूक्लियोसोम प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन है वो इस तरह से चिपके होंगे और अब इसका आकार हो जाएगा 30 नैनोमीटर और प्रत्येक कुंडलन में 6 न्यूक्लियोटाइड आने लगेंगे। फिर हम बात करते हैं, जब यही न्यूक्लियोसोम और डीएनए पैकेजिंग और सघन होती जाएगी और पास इकट्ठा होती जाएगी, तब इनकी प्रोटीन के अणु जो होंगे वो बिंदी की तरह छोटे छोटे महीन महीन से दिखाई दे रहे हैं और सिर्फ एक क्रोमोसोमल एक सूत्र दिखाई दे रहा है, क्रोमैटिन फाइबर जिसको कहते हैं। अब इसका आकार और बढ़ गया है 300 मीटर, लेकिन सघन हो गया। अब यहाँ पे आप इसके डीएनए को नहीं देख पाएंगे, यहाँ पे वो धीरे धीरे वही डीएनए क्रोमोसोम यानी क्रोमैटिन फाइबर के रूप में मूव होता जा रहा है। फिर यहाँ पे बात करते, देखिए इसका आकार और बढ़ गया 700 nm और डीएनए जो सूत्र था यानी फिलामेंट था वो क्रोमैटिन फाइबर्स के रूप में और घना होता चला जा रहा है। ये देखिए और सघन हो गया। अब इसमें ना न्यूक्लियोसोम प्रोटीन दिख रही है ना ही डीएनए दिख रहा है, सिर्फ एक फिलामेंट्स जो बहुत ही सघन है, बहुत ही घना है, वही दिख रहा है। और ये इसका देखते हैं लास्ट स्टेप, 700 नैनोमीटर का ये सूत्र लिपट चुका है अब तक और ये किस तरह से आपका 1400 nm या 1600 nm नैनोमीटर में तैयार होके 2 मीटर के डीएनए जो सघन रूप में तैयार होके किस तरह से हमारे सेल्स के न्यूक्लियस में फिट हो पाता है। सुपर क्वाइलिंग का जो थर्ड हेडिंग होगी वो होगी आपकी फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम। थर्ड हेडिंग फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम। सुपर क्वाइलिंग के बाद सेल डिवीजन की प्रोफेज स्टेज में यूक्रोमैटिन के बने क्रोमैटिन फाइबर्स, ये क्रोमैटिन फाइबर्स के तंतु बहुत ही सघन घने होकर क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम। न्यूक्लियोसोम पैकेजिंग तथा न्यूक्लियो प्रोटीन तंतु के अतिरिक्त कुंडलन से H1 हिस्टोन प्रोटीन संबंधित होती है और H1 प्रोटीन के अणु एक गोलाकार भाग बना लेते हैं। इसके दोनों ओर एक भुजा सदृश प्रवर्ध निकल आते हैं 2 और H1 का गोलाकार भाग जो होता है इन दोनों में विशिष्ट हो जाता है। यहाँ पर इतना घना हो जाएगा कि जितनी H1 प्रोटीन है सब यहाँ पे इकट्ठी हो जाएंगी और इसकी एक भुजा लिंकर डीएनए को ढकती है तथा दूसरी भुजा हिस्टोन के क्रोड को ढक लेती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से डीएनए न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, डीएनए का बहुत ही सघन रूप जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम है डीएनए ही, लेकिन डीएनए को बहुत ही पास इकट्ठा कर दिया गया है। जैसे मान लीजिए आपकी दादी नानी मम्मी को आपने देखा होगा, वो मार्केट से ऊन लेकर आती हैं और फिर उस ऊन का गोला बनाती हैं, धीरे धीरे छोटा बड़ा करके गुल्ले बना के रख लेती हैं। तो ऊन जो हम धागे लेकर आए थे, अलग अलग लच्छियां लेकर आए थे, उन ऊन की लच्छियों को जब उन्होंने पास समेट लिया, सघन कर लिया, तो वे क्या तैयार हो गए, उनके गोले या गुल्ले तैयार हो गए। इसी तरह से डीएनए के धागों को जब हम पास एकत्र कर लेंगे तो उसे ही हम कहेंगे सुपर क्वाइलिंग या पैकेजिंग, और वो पैकेजिंग क्रोमोसोम पर आकर कंप्लीट होगी और यही क्रोमोसोम उस सेल के भीतर, क्रोमोसोम सेल के भीतर न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। फाइनली इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब हम जब बात करते हैं कि किसी सेल के भीतर डीएनए किस रूप में होगा, पैकेजिंग के रूप में और क्रोमोसोम के रूप में। ये है क्रोमोसोम और यही क्या है, डीएनए का संघनित रूप है। और ह्यूमन में क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, 46।
जिसमें 44 तो अलग होंगे और मेल और फीमेल अलग होते हैं, या एक्स या XY। यही आपका क्रोमोसोम है जो DNA के पैकिंग के बाद तैयार होता है, और यही आपका न्यूक्लियस के भीतर पाया जाता है, जिसकी कुल लंबाई कितनी होगी? 2.2 मीटर। यानी एक क्रोमोसोम में इतने में कितना लंबा DNA पाया जाएगा? 2.2 मीटर लंबा DNA, बट दिख नहीं रहा है। ठीक है, इसी को कहते हैं हम DNA पैकेजिंग या सुपर क्वाइलिंग। जैसे हमारी दादी नानी उनके लच्छों को लाकर उनको गोले बनाकर रखती थी, उसी तरह हमारा जो न्यूक्लियस है वो DNA को संघनित करके क्रोमोसोम के रूप में सघन करके रखता है, जिसकी कुल लंबाई होती है 1400 नैनोमीटर, और जिसमें DNA की मात्रा होगी 2.2 मीटर, जिसके भीतर न जाने कितनी चीजें पाई जा रही हैं। हिस्टोन प्रोटीन, वो भी 5 प्रकार की, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। 5 प्रकार की प्रोटीन है। H1 जो दोनों को जोड़ता है एक योजक की तरह, और 4 प्रोटीन कौन कौन सी हो गई? H2A, H2B, H3 एंड H4, और दो सबको जोड़ने वाला है H1। क्लियर है? इस स्ट्रक्चर के लिए ए क्लंग को 1982 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। उन्होंने ही बताया कि इस प्रकार DNA के एक अत्यधिक लंबा सूत्र क्रोमोसोम के रूप में पैक होकर किसी भी न्यूक्लियस के भीतर पाया जाता है, और यही पीढ़ी दर पीढ़ी सूचनाओं को संचारित करने का भी काम करता है, और मैसेज पहुंचाने का कार्य भी यही करता है। इस वीडियो में किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आने पर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, गुड डे। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जिसका नाम है DNA द्विगुणन या DNA रेप्लिकेशन।